Hello guys, welcome to OTS. I'm Ash Padoria. So today's lecture will be about the chapter number 10 of NCERT of class 6 history. Okay, कक्षा 6 की NCERT का पाठ संख्या 10 जो है आज हम उसको बताएंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे. सो चैप्टर नंबर 10 का जो हेडिंग है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. सी एम्पायर एंड किंगडम. पहले आपको समझना जरूरी है कि ये क्या होता है. व्हाट इज एन एम्पायर एंड व्हाट इज अ किंगडम. एम्पायर इज बेसिकली अ वास्ट एरिया कवर्ड अंडर अ वन मोनार्क और अ रूलर. एक रूलर के अंडर बहुत सारा एरिया जब उसके पास होता है, कवर अप होता है उसकी किंगडम में, उसको एम्पायर कहते हैं. एम्पायर इज बेसिकली एन एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ किंगडम. ठीक है. और जो मोनार्क है, अब ना व्हाट इज मोनार्क. मोनार्क बेसिकली इज अ टर्म व्हिच कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग: अ पर्सन हु इज रूलिंग एंड आफ्टर हिम द सक्सेसर्स will not be elected democratically, rather in a form of paternal system. That person या that system is monarchy and that person is monarch. जहां पर एक राजा के बाद उसका पुत्र या उसके रिश्तेदार ही गद्दी संभालेंगे, उसको मोनार्की कहा जाता है. ठीक है. और उस बंदे को मोनार्क बोला जाता है. ठीक है. एम्पायर मैंने आपको बता दिया, मोनार्क के अंडर बहुत बड़ा एरिया अगर आया हुआ है तो उसको एम्पायर कहेंगे. फॉर एग्जांपल अशोक, एम्पायर, अशोक की एम्पायर थी. एंड अगेन समुद्रगुप्त, उनकी एम्पायर थी. अब क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री है, अभी केवल क्लास 6 में, तो एंशिएंट हिस्ट्री के एग्जांपल्स ही दे रहा हूं मैं आपको. उसके बाद अशोक, अशोक के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद जो थे हर्षवर्धन, उनके अभी नॉर्थ में पूरा उनका दबदबा था, तो उनकी भी एक एम्पायर ही मान सकते हैं. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. देखा इसकी हेडिंग में कितना एक्सप्लेनेशन था. सी पहला है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. यानी कि जो प्रशस्ति होती है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं. बहुत कुछ बताते हैं ऑब्वियसली. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अशोक के साथ. अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो जगह जगह उसने लगाए हुए थे, अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु गमगिरी मस्की तक, तो वो सब बताते हैं कि अशोक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, उसका जो रवैया था सिटीजन्स के लिए वो कैसा था. इनफैक्ट सारी इंफॉर्मेशन वो देते हैं. उस समय कौन सी भाषा चलती थी. फॉर एग्जांपल जो इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सारे के सारे प्राकृत में है. ठीक है. प्राकृत में है सारे के सारे, और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है. जो अफगानिस्तान की साइड है वो अरेमिक स्क्रिप्ट है. ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक एंड अरेमिक का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो ये तो हो गया अशोक का. आगे समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त के जो कवि थे, राजकवि थे, हरिसेन, उन्होंने इलाहाबाद में एक प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त के लिए. तो उसमें बताया गया समुद्रगुप्त बहुत महान राजा था. अब हालांकि ये बात सत्य है कि प्रशस्ति में सब सही नहीं लिखा जाता. प्रशस्ति बेसिकली कोर्ट पोर्ट लिखते हैं, तो वो राजा की बड़ाइयां ही लिखेंगे, वो नहीं बताएंगे कि राजा की गलत चीजें क्या थी और वो सब चीजें. तो प्रशस्ति में बेसिकली राजा की बड़ाइयां ही होती है. प्रशस्ति का नेगेटिव पॉइंट है. ठीक है. प्रशस्ति को क्रॉस चेक आप कर सकते हो. वहां पर जो फॉरेनर्स आए हैं उन्होंने क्या लिखा है, उनके अकाउंट से आप डबल चेक कर सकते हो, पता पड़ जाता है कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत है. सो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा. ठीक है. अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे कई सारे, तो उसमें अशोक का पता पड़ता था. ठीक. ऐसे ही हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो प्रशस्ति हैं, वो भी काफी फेमस है. फिर गुप्ता एम्पायर थी जो, उसमें भी ईरान इंस्क्रिप्शन जो एमपी में वो बताया, उसने सती सिस्टम के बारे में बताया है. और ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस के एग्जांपल हैं जो इस चैप्टर में दे रखे हैं. तो वो आपको बताएंगे कि सिस्टम कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और सब कुछ आपको बताएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जो मैंने आपको पहले बता दी है. बेसिकली हरिसेन ने लिखी थी, काव्य फॉर्म में लिखी गई है. ठीक है. और लॉन्ग सेंटेंसेस लिखी गई है और संस्कृत में लिखी गई है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के टाइम तक संस्कृत वाज अ कोलोकियल लैंग्वेज. संस्कृत आम तौर पर इस्तेमाल की जाती थी. तो वो संस्कृत में लिखी गई है प्रशस्ति, वो इलाहाबाद में, और हरिसेन ने लिखी, समुद्रगुप्त के बारे में लिखी है. ठीक है.
नाउ कमिंग फर्दर, समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा है हरी सेन ने? द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त क्या सिस्टम था? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स थे वो, जो जितने भी उनको जो रूलर्स थे उन रूलर्स को आर्यवर्त, उस एरिया को आर्यवर्त बोला जाता था, ज्योग्राफिकल एरिया को, और रूलर्स को आर्यवर्त के रूलर्स बोला जाता था। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त वर 9 रूलर थे वो, और उनकी किंगडम थी वो समुद्रगुप्त के एम्पायर की पार्ट बना ली गई थी। उनकी किंगडम थी यानी कि छोटी थी, वो समुद्रगुप्त के एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया था, समुद्रगुप्त ने उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की एम्पायर हो गई थी। ये 9 थे। फिर डाउन साउथ में जो लिखा गया वो 12 राज्य थे। अब सी, आपको क्या सीख मिलती है यहाँ से? जो नॉर्थ में थे, जहां गद्दी थी गुप्ताओं की, गुप्त वंश की जो गद्दी थी नॉर्थ में, मगध में, तो उन्होंने जो नॉर्थ के एरिया थे आर्यवर्त, उसको तो कब्जा कर लिया, लेकिन साउथ के जो एरिया थे, जो 12 राजा थे दक्षिण पंथ के, उन्होंने डायरेक्ट कब्जा नहीं किया, उन पर अपनी सोवरेनिटी लागू कर दी। राज्य वही कर रहे थे जो वहां के राजा थे, बस वो टैक्स गुप्ता एम्पायर को देते थे, और जो यहाँ का फरमान था वो मानना करते थे। ठीक है, क्योंकि वहां इतनी दूर जाके आप रूल तो करने, पूरे इंडिया को एक बार में कंट्रोल आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाया, जितने भी राजा हुए कोई नहीं कर पाया कभी, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो मिडाइवल में। इनफैक्ट अकबर के टाइम पे भी रिवॉल्ट इधर उधर होते रहते थे, राजा मानसिंह कभी यहाँ लड़ रहे हैं, कभी वहां लड़ रहे हैं, तो रिवॉल्ट तो होते रहते थे, कोई पूरा एक सिस्टम में कंट्रोल नहीं कर पाया। समुद्रगुप्त ने चालाकी दिखाई कि राजा वहां का वही राज्य करेगा, बस वो फरमान मानेगा, यहाँ के बातें मानेगा और यहाँ टैक्स देगा। ठीक है, जो दक्षिण पंथ के 12 रूलर थे, आर्यवर्त के 9, दक्षिण पंथ के 12। देन नेबरिंग स्टेट। अच्छा, अब उस समय जो असम था, या जिसको गौड़ प्रदेश भी कहते थे, सॉरी गौड़ प्रदेश बंगाल के लिए कहा जाता था, तो जो असम था और जो गौड़ प्रदेश था जो बंगाल था, वो नेबरिंग स्टेट होता था, क्योंकि फिर वही ब्रह्मपुत्र वाली बात है, वो नदी पार के राज्य करना मुश्किल पड़ता है, तो वहां पर भी उनका इन्फ्लुएंस था, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उन्होंने वहां पर भी बना लिया था अपना। नेपाल, असम, जो गणसंघ थे, ठीक है, उन सबको अपना जो है एलाई बना लिया था, अपना अंडर एक इन्फ्लुएंस में ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरिया, दैट इज द डिसेंडेंट्स ऑफ कुषाण एंड शाक एंड रूलर ऑफ श्रीलंका सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड देयर डॉटर टू हिम। जो शाक वंश रह गया थोड़ा बहुत, कुषाण वंश के जो वंशज रह गए थे, जो श्रीलंका में राजा थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर ली समुद्रगुप्त से, तो एक तरीके से वहां भी प्रभाव समुद्रगुप्त का था। ठीक है, तो बेसिकली एम्पायर हो गई पूरे इंडिया से, क्योंकि समुद्रगुप्त राज आपका ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हो गया, असम और बंगाल में हो गया, फिर डाउन साउथ में भी हो गया, ठीक है, नेपाल साइड में भी हो गया, तो पूरा ही हो गया। और अशोक ने क्योंकि कश्मीर तक कब्जा किया था, तो गुप्त काल का भी जो है कश्मीर में इफेक्ट था, कश्मीर में जो गुप्त कालों का, गुप्त राजाओं का वो चलता था। ठीक है, तो वहां से लेकर डाउन साउथ तक उनका हो गया, बस वही इसमें बताया गया, वही प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें मैप भी दिया गया, आप उस मैप को भी देख सकते हैं। ठीक ना, कमिंग फर्दर, विक्रम संवत, एक बॉक्स दिया गया साइड में, विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत दो तरीके के कैलेंडर हैं जो माने जाते हैं हिंदू जीनोलॉजी में, एक शक संवत है और एक विक्रम संवत है। अब कौन सा कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ, ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो विक्रम संवत है वो 58 BCE बिफोर क्राइस्ट हुआ, शक संवत 78 CE यानी कि क्राइस्ट के बाद का जो डेट है उसमें हुआ, BC एंड CE। आई होप आपको जो डिफरेंस है वो पता होगा। विक्रम संवत 58 BC, शक संवत 78 CE। ठीक, नाउ इसमें अगला है जीनोलॉजीज, मतलब एक राजा के बाद दूसरा राजा कौन सा आया, फिर कौन राजा आया, तो दैट इज जीनोलॉजी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, तो जो गुप्त काल है, गुप्त वंश है, उनकी पूरी जीनोलॉजी से बताई गई है कि शुरुआत श्रीगुप्त से हुई, फिर कौन राजा आए, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, घटोत्कच और ये सब जो राजा आए हैं, कुमारगुप्त, ये सब जो राजा आए हैं, तो उनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई है और उसमें जीनोलॉजी का पता पड़ता है। अच्छा, जीनोलॉजी का पता किस प्रशस्ति में पड़ता है, ये भी इसमें लिखा गया है। सी, समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, हिज मदर कुमार देवी belonged to लिच्छावी गण, while his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराज। ठीक है, चंद्रगुप्त वन ने पहली बार महाराज धिराज का टाइटल लिया था।
उसके बाद वो टाइटल समुद्रगुप्त ने भी लिया महाराज का, क्योंकि वो काफी बड़ा एरिया का शासक था, तो महाराजा धिराज हो गए वो, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त टू आए, उन्होंने गणसंघ को तो खत्म ही कर दिया था। खैर वो जो कुमार देवी जो उनकी दादी मान लीजिए आप, हाँ उनकी दादी मान लीजिए, तो उनका जो संघ वंग था वो सब खत्म ही, चंद्रगुप्त टू ने खत्म कर दिया था वो। तो जिनोलॉजी, इस प्रशस्ति में जिनोलॉजी बताई गई है कि पहले ये राजा आए, फिर वो राजा आए, फिर वो राजा आए, और किस राजा ने कौन सा टाइटल दिया। सबसे पहली बार टाइटल महाराज का चंद्रगुप्त ने लिया, फिर समुद्रगुप्त ने लिया, फिर चंद्रगुप्त टू ने लिया, फिर धीमे धीमे उसके बाद तो एक प्रथा बन गई लेने की, लेकिन एरिया छोटा होता चला गया था उसके बाद। हालांकि जो असल महाराज का टाइटल था वो इन्हीं तीनों ने लिया था, और उसके बाद से प्रथा बन गई थी, ठीक है। नाउ Chandragupta II, we know about him from his inscriptions and coins. He led an expedition to Western India where he overcame the last of Shakars. शकास को खत्म करने वाले रूलर जो थे वो चंद्रगुप्त टू थे, ठीक है। इसीलिए चंद्रगुप्त टू को दी डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास ये भी कहा जाता है। अगर पेपर में आए तो चंद्रगुप्त टू उसका आंसर होगा, द डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास। एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ गणसंघ वो भी चंद्रगुप्त टू ही थे। और चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में तो आपको पता ही है वो रत्न थे, जो 9 रत्न आप कहते हैं अशोक, तो उससे पहले चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे। उसमें से कालिदास, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ये ऐसे काफी जो लोग थे। मैं चाहता हूं कि आप लोग सर्च करें और याद करें कौन कौन से थे। 9 लोग थे टोटल ये, ठीक है। उसके बाद इसके में हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। हर्षवर्धन के बारे में पता कैसे पड़ता है हमको? एक किताब है बाणभट्ट ने लिखी है, जो बाणभट्ट हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट हुआ करता था, हर्षचरिता, यानी कि हर्षवर्धन का चरित्र, हर्षचरिता, ठीक है। चरित का मैंने आपको पहले बता दिया था कि बुद्ध चरित जो लिखी थी अशोक घोष ने, वहां से चरित का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चरित लिखने का सिस्टम आगे बढ़ता चला गया। बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखी थी, वहां शुरू हुआ था। ऐसे इसमें है हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्ट अबाउट हर्षवर्धन। तो उसमें बताया गया कि हर्षवर्धन जो है कैसे रूलर थे, उन्होंने कहां का शासन किया। और फिर वही, क्योंकि उसमें प्रेज लिखी हुई है, क्योंकि कोर्ट पोइट में लिखा है तो प्रेज वगैरह ही लिखी होंगी इसमें। तो अगेन जो हर्षवर्धन के टाइम पे फॉरेन जो ट्रैवलर आए हैं, फॉर एग्जांपल फायन हर्षवर्धन के टाइम पे आए हैं, जो उनके अकाउंट और वो अकाउंट से मैच करके पता लगाया जाता है कि हाँ कितना सही है और कितना झूठ है, ठीक है। संस्कृत में लिखी है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के पास संस्कृत जो है कॉलोकियल लैंग्वेज हो गई, मैंने बताया है आपको। और हर्षवर्धन के बाद जो एक ट्रैवलर आए थे चाइना से, जुआंग चाइना जनरल थे वो, यहाँ पर आए थे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने बताई है आपको पहले भी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके बारे में पढ़िएगा, तो वो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हर्ष के कोर्ट में क्या क्या होता था। जो संगम था, इलाहाबाद में संगम होता है, ये संगम हर्षवर्धन ने भी करवाया था, ठीक है। उसमें ब्राह्मण, बुद्ध, जैन सब लोग आए थे, तो वो भी सब लिखा हुआ है हर्षचरित में, ठीक। अच्छा, हर्षचरित में हर्षवर्धन की स्टोरी लिखी हुई है, किस तरह वो सबसे ओल्डेस्ट सन नहीं थे, लेकिन उन्हें किस तरह राज्य मिला। उनके जो बड़े भाई थे उनको गौड़ प्रदेश के राजा ने, शशांक शायद नाम था राजा का, शशांक, उन्होंने मार दिया। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जीजा जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। और बहन उनकी एमपी में चली गई थी। तो उसके बाद हर्षवर्धन को राज्य संभालना पड़ा, उन्होंने बदला लिया, गौड़ प्रदेश से अपना कब्जा किया उस पर। तो वो सारी कहानी हर्षचरित में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ट्राई किया नर्मदा क्रॉस करने का। अच्छा, पहले क्या होता था, राज्य की जो बाउंड्रीज हुआ करती थी वो नदियों से डिसाइड होती थी, ठीक है। जैसे हर्षवर्धन की बाउंड्री थी नर्मदा नदी तक थी। नर्मदा के नीचे कौन थे? चालुक्य राजा पुलकेशिन टू, जिनके कोर्ट पोइट थे रवि कीर्ति, ठीक है। तो नदियों के हिसाब से स्टेट के बंटवारे हुआ करते थे। महानदी से गोदावरी तक अलग राज्य, गोदावरी से कृष्णा तक अलग राज्य, कृष्णा से कावेरी तक अलग राज्य। तो ये नदियों के हिसाब से क्या नाम लिमिट्स हुआ करती थी, बाउंड्रीज हुआ करती थी पहले। लैंड बॉर्डर नहीं, नदियों के बॉर्डर थे, क्योंकि उस समय नदियां जो थी पानी वानी काफी हुआ करता था, उन्हें पार करना थोड़ा मुश्किल होता था, बस इस वजह से। तो नर्मदा के नीचे राज्य था पुलकेशिन टू का, नर्मदा के ऊपर हर्षवर्धन का। दोनों में लड़ाई भी हुई है, और कहा तो ऐसा जाता है कि चौलक के जो राजा थे पुलकेशिन टू, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ऐसा रवि कीर्ति ने लिखा है। और फायर ने अपना अकाउंट में ये लिखा है कि हर्षवर्धन एक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लड़ाई का हुआ क्या वो हर्षवर्धन नहीं बताया, तो मोस्ट प्रोबेबली हार ही गए होंगे, क्योंकि रवि कीर्ति तो लिखा है कि जो पुलकेशिन टू थे वो जीते थे उस लड़ाई में, ठीक है। नाउ इसमें नीचे दिया गया था पल्लवास, चालुक्यास एंड दी पुलकेशिन प्रशस्ति। अब पुलकेशिन की प्रशस्ति मैंने बताई दी आपको, रवि कीर्ति ने लिखी है। पुलकेशिन की प्रशस्ति जो है रवि कीर्ति ने लिखी है, ठीक है। और पल्लवा चालुक्यास के बारे में भी उसी से पता पड़ता है। ये कंटेम्परेरी थे, याद रखिएगा, कंटेम्परेरी थे। हर्षवर्धन ऊपर, चालुक्यास और पल्लवास नीचे।
जो मंदिर है साउथ इंडिया में महाबलीपुरम में, जहां आपके मोदी जी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, ममल्लापुरम या महाबलीपुरम, ये मंदिर पल्लवास की ही देन है, पल्लवास नहीं बनवाए हैं। जो दस टेम्पल और ये सब जो है सन टेम्पल, ये पल्लवास की ही देन है। ठीक है, काफी मंदिर का निर्माण करवाया पल्लवास ने साउथ में, डाउन साउथ में। ठीक, और उन्हीं मंदिरों में इंस्क्रिप्शंस भी गाड़े हुए हैं कि ये इन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया, ये ऐसे ऐसे इसमें डोनेशन दी गई है। तो उससे पता पड़ता है कि हाँ मंदिर ये पल्लवास ने बनवाया, किसने कितना काम इसमें किया है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एग्जांपल दे सकते हैं आप कि मंदिर वो कितने प्यारे बने हुए हैं उस जमाने में जहां पर इतनी साइंटिफिक वो रिसर्चेस साइंटिफिक तो नहीं हुआ करती थी। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फिलहाल हम यही रहते हैं ना। पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। ठीक है, कैपिटल कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। मैंने बताया ना आपको कि नदियों के हिसाब से तो कावेरी डेल्टा तक पल्लवास की वो थी। While that of Cholakya's was centered on Raichur Dwap between Krishna and Tungabhadra। बताया ना मैंने आपको, कृष्ण और महानदी गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा के चालुक्य थे। कावेरी डेल्टा तक कौन थे? पल्लवास थे, डाउन साउथ में। ठीक है, ये उनकी बाउंड्रीज हुआ करती थी। नर्मदा के ऊपर हर्षवर्धन थे। चालुक्य की कैपिटल क्या थी? अहोल। ठीक है, चालुक्य की अहोल, पल्लवास की कांचीपुरम, हर्षवर्धन की कन्नौज। कन्नौज वाज एन इंपॉर्टेंट सिटी जो हर्षवर्धन ने ही डेवलप करी थी। उसका कन्नौज का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया। फिर तो उल्टा स्ट्रगल हुई गुर्जर प्रतिहार में और पाल में, और नीचे आपके जो राज कर रहे थे कौन लोग थे? गुर्जर प्रतिहार, पाल, और डाउन साउथ में भी जो राज कर रहे थे, हम सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी इन तीनों में। ठीक है, आई थिंक चालुक्यास ही थे शायद। ठीक है, द बेस्ट नोन चाणक्य रूलर पुलकेशिन II, उन्हें हम कहां से जानते हैं? रवि कीर्ति जो प्रशस्ति लिखी है कोर्ट पोएट, उनको वहीं से जानते हैं। उन्हें बताया ना मैंने आपको। नाउ कमिंग फर्दर, पुलकेशिन चेक द एडवांस ऑफ हर्षवर्धन, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, पुलकेशिन आल्सो अटैक्ड द पल्लव किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। पुलकेशिन ने पल्लवास पर भी अटैक किया था, और उसमें ऐसा लिखा है इंस्क्रिप्शन में कि उन्होंने कांचीपुरम की फोर्ट्स में दीवारों के पीछे सहारा लिया, छुपने का सहारा लिया था। मतलब इस तरीके से रवि कीर्ति की तारीफ की गई है, बड़ाई की गई है, तो वो इस प्रशस्ति में करी जाती है। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी। अब इनके बाद धीमे धीमे ग्रेजुअली इनकी एम्पायर टूटी और राष्ट्रकूट निकल के आए। राष्ट्रकूट भी नीचे थे महाराष्ट्र के एरिया में, राष्ट्रकूट वगैरह निकल के आए, और चोल एम्पायर निकल के आई डाउन साउथ में। चोल एम्पायर जो है वो कावेरी डेल्टा में निकल के आई, और ऊपर महाराष्ट्र के रीजन में राष्ट्रकूट निकल के आए। ठीक है, नाउ कमिंग फर्दर, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन्ड द बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि टैक्स, मैंने आपको टैक्स की इंपॉर्टेंस है इसी सीरीज में बताइए, पिछले लेक्चर में जरूर देखिएगा सारे लेक्चर। टैक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है मैंने आपको बताई है। तो लैंड रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस और वहां से टैक्स की इंपॉर्टेंस, इरिगेशन की इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें इंटरमिक्स्ड है एक दूसरे से, वो सारी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, नाउ इसमें आगे बताते हैं। द पोएट हरिसेन वाज महादंड नायक। हरिसेन जो थे वो महादंड नायक थे। महादंड नायक मतलब जुडिशियल ऑफिसर, एक टर्म है, ये पेपर में आ सकता है, आपको बताना होगा। महादंड नायक मतलब जुडिशियल ऑफिसर। अच्छा, इसमें आपको एक चीज पता पड़ेगी, मैं आपको आगे बताता हूं। महादंड नायक जो थे हरिसेन थे, और कुमार अमात्य भी हरिसेन ही थे। ठीक है, कुमार अमात्य कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। संधि विग्रह भी हरिसेन ही थे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। संधि मतलब लड़ाई और जो वो संधि वगैरह होती है, संधि विग्रह भी हरिसेन थे, महादंड नायक भी हरिसेन थे। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके कुमार अमात्य भी हरिसेन ही थे। इसका मतलब गुप्ता एम्पायर से के बाद से ही जो मेरिट सिस्टम था वो डाउन हो गया था, और जो आपका क्या नाम है आपका परिवारवाद एक तरीके से कह सकते हैं जिसको, और कह सकते हैं कि एक ही बंदे के हाथ में जो थी पावर वो देना शुरू कर दी गई थी। मेरिटोक्रेसी का डाउनफॉल हो गया था गुप्ता एम्पायर से ही। तो वही इसमें एग्जांपल दिया गया कि हरिसेन को ही 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी पोस्ट मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तभी इतना अच्छा लिखा है। ठीक, आगे है इसमें, द इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नगर श्रेष्ठी और द चीफ बैंकर। श्रेष्ठी मैंने बताया था आपको, द ग्रुप ऑफ मर्चेंट इज श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मतलब इंपॉर्टेंट बैंकर, द चीफ ऑफ बैंकर्स, वो नगर श्रेष्ठी कहलाया जाता था। दी सातवाह,
या लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, जो मर्चेंट का कारवां चलता था उसका लीडर था, उसको कहते हैं सातवां। ये सारे टर्म्स हैं, याद कर लीजिए, पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम कुलिका या चीफ क्राफ्ट्समैन, जो चीफ क्राफ्ट्समैन था उसको कहते थे प्रथम कुलिका, ठीक है। नाउ कमिंग फर्दर, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। न्यू काइंड ऑफ आर्मी का मतलब ये था कि एक तरीके से फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो गई थी गुप्ता एम्पायर से ही। शुरुआत फ्यूडलिज्म की थोड़ी बहुत हो गई थी। जमीन का टुकड़ा एक बंदे को दिया जाता था, वहां से जो टैक्स आएगा वो टैक्स का हिस्सा वो राजा को देगा, प्लस उसी टैक्स में वो खुद की आर्मी मेंटेन करेगा। जब जरूरत पड़ेगी राजा को तो उसकी आर्मी राजा की लड़ने जाएगी। अच्छा, इसमें दिक्कत ये होती थी कि कहीं वो टुकड़ा जिसको दिया गया है वो जो लोकल चीफमैन है वो खुद पावरफुल हो गया अगर, और राजा थोड़ा वीक हुआ तो राजा को ओवर पावर कर देगा, और ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा काफी हुआ है। इनफैक्ट जो चोल थे वो भी एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम के ही निकाले हुए लोग हैं, फ्यूडल सिस्टम से ही। इनफैक्ट जो राजपूत थे, राजपूत चौलक्यास के यही हुआ करते थे, फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल मास्टर्स हुआ करते थे, तो फ्यूडल सिस्टम उसके बाद काफी गहरा गया था। इनफैक्ट गुप्ता एम्पायर जब टूटी तो हर्षवर्धन के जो पिताजी थे वो भी फ्यूडल मास्टर ही थे गुप्ता एम्पायर के। हर्षवर्धन के पिताजी थे वो भी गुप्ता एम्पायर के फ्यूडल मास्टर ही थे। उसके बाद उन्होंने गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बाद अपना खुद का किंगडम बना लिया, खुद की एम्पायर वहां बना ली, ठीक है। ना असेंबलीज इन साउदर्न सदर्न किंगडम्स, साउथ की किंगडम्स में असेंबलीज जो हुआ करती थी उसके बारे में बताया गया। सभा, उर, नाडु, मैंने बता दिया है, इन सब बातें वही रिपीटिशन है। सभा बेसिकली जो होती थी वो पंडित जो होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, उनका जो वो होती थी असेंबली होती थी उसको सभा कहते थे, ठीक है। असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, उनको उसको सभा कहा जाता था, ठीक है। द असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज व्हिच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेंपल्स एक्सेट्रा। अब सभाओं को नीचे काम करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स चाहिए, तो वो सब असेंबली बना रखी थी और वो अलग चीजों को देती थी। फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन, मंदिरों का रखरखाव, इरिगेशन, इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो उन सबको देखने के लिए सभा के नीचे सब असेंबलीज थी। और जो था वो विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स, जहां ब्राह्मण थे वहां सभा थी, जहां ब्राह्मण नहीं थे वो उर थे, ठीक है। नाडु, नाडु बेसिकली एक हायर लेवल ऑफ यूनिट थी, कई सारे और मिला के नाडु बनता था, ठीक है। तमिलनाडु जैसे आज भी एग्जांपल तमिलनाडु, तो बेसिकली शुरुआत ऐसे ही हुई थी। नगरम जो थी वो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, ठीक है। ना ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, इसके बारे में बताया गया। ऑर्डिनरी पीपल की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली ज्यादा नहीं लिखी गई, ज्यादा नहीं बताई गई। हिस्ट्री राजा के बारे में बताई जाती है ज्यादा, और जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज के बारे में बताई जाती है। लेकिन जो समय की जो राइटिंग्स थी उससे थोड़ा पता पड़ता है कि ऑर्डिनरी लोग थे वो किस हिसाब से रहा करते थे। फॉर एग्जांपल कालिदास थे गुप्ता एम्पायर में, तो कालिदास के जो प्लेज हैं उनमें पता पड़ता है कि कॉमन जो पीपल थे, कॉमन लोग थे, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता था और वो किस स्थिति में रहते थे। कालिदास के जो प्लेज हैं, फॉर एग्जांपल आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और उनका एक और है अभिज्ञान शकुंतलम है, और मेघदूत, इन सबको लेकर जो है पता पड़ता है कि कॉमन लोगों की हिस्ट्री क्या थी और वो कैसे रहा करते थे वहां पर। उनके प्लेस से पता पड़ता है कि ब्राह्मण लोग संस्कृत बोलते थे, ठीक है। संस्कृत सबकी भाषा नहीं हुआ करती थी अभी, ठीक है। विमेन और मेन अदर देन ब्राह्मण जो थे वो प्राकृत बोलते थे। संस्कृत कॉलोकियल लैंग्वेज आ गई थी लेकिन प्राकृत भी अभी चल रही थी, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम इज अ स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। और वो मेघदूत में वो जो बादल है वो बात करते, इसका ये मतलब है कि वो इन सब चीजों पर भरोसा करते थे। बादल बात कर रहे हैं, यक्ष और यक्षिनी, इन सब चीजों पर भरोसा किया करते थे उस समय के लोग, तो ये सब चीजें पता पड़ती हैं, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में इतना ही है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, फायान जो चाइनीज पिलग्रिम थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर नालंदा में पढ़ाई करी, बुद्ध से रिलेटेड चीजें देखी, और वो यहाँ से वापस कैसे गए फायान, पानी के रास्ते गए, कुछ चीजें उन्हें डालनी पड़ी पानी में क्योंकि समुद्र में आंधी वगैरह आ गई थी इस वजह से। फिर वहां पहुंचे, जो चीजें बची थी उन्हें चाइनीज में ट्रांसलेशन किया। फायान ने यहाँ पर समुद्रगुप्त वगैरह के पास रुके थे, उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी किया, वो सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एल्सवेयर। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जन्म हुआ इस्लाम धर्म का, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया कि अरब में जन्म हुआ इस्लाम धर्म का। बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी।
ये काम करता हूँ, ये जो इस्लाम धर्म का जो है, इसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो एक बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा कल ही, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इस रिलेटेड वीडियो मैं कल बनाऊंगा और आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें स्टेट में ट्रू और फॉल्स में है, हरिसेन कंपोज प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतम श्री सतकर्णी। फॉल्स। हरिसेन की जो प्रशस्ति थी वो किसके लिए थी? हर्षवर्धन के लिए थी। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त बॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। आर्यवर्त के लोग ट्रिब्यूट नहीं लाते थे, उन्हें तो कब्जा कर लिया समुद्रगुप्त ने, ठीक है। ट्रिब्यूट लेकर दक्षिण पंथ के, दक्षिण पंथ में 12 रूलर थे, बिल्कुल मैंने आपको बताया 12 जो थे शासक थे दक्षिण पंथ में। तक्षशिला एंड मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता एम्पायर। ना, गुप्ता के एम्पायर में तक्षशिला मदुरई थोड़ी थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अहोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। ना, पल्लवास की कांचीपुरम थी, अहोल चालुक्यास की थी। लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरी इन साउथ इंडिया। सही बात है, लोकल असेंबली साउथ इंडिया में कब किस जमाने से हैं, तो वो सच्चाई है, काफी सेंचुरीज से हैं। मेंशन 3 ऑथर्स हु रॉट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस किसने लिखा? हरिसेन, फायान, जुआंगजेन, इन तीन लिखा है हर्षवर्धन के बारे में। आपको इसमें पता पड़ जाएगा, डिटेल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी? फ्यूडल नेचर आ गया तो चेंज इन आर्मी उस हिसाब से होगा, तो मैंने बताया, आपको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने अभी। व्हाट वर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नए क्या थे? उर, नाडु, नगरम, श्रेष्ठी, ये सब चीजें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, ठीक है। नाउ डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द प्रशस्ति? बिल्कुल नहीं, ऑर्डिनरी लोग प्राकृत बोलते थे, प्रशस्ति संस्कृत में थी, तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्लास डिफरेंस वगैरह भी आपको इसमें शो करता है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इस चैप्टर में इतना ही था, और आपके चैप्टर ज्यादा बचे भी नहीं है, क्लास 6 फाइनली खत्म होने वाली है, क्लास 6 की एनसीईआरटी 10 हो गए हैं, एक चैप्टर और बचा है इसमें, ठीक है। वो भी आपको जल्दी जल्दी मैं करवा दूंगा, और होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, और आई विल मीट इन अनदर वन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।